लो जी, हार गए। पहली पारी में करीब करीब 500 और दूसरी पारी में 350 प्लस रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया मैच हार गई। पहली पारी में बुमराह के 5 विकेट आए, टोटल 5 खिलाड़ियों ने शतक लगाया, फिर भी हम हार गए। मतलब हमारे गेंदबाज 371 रन भी नहीं बचा सके। इससे बड़ी शर्म की बात टीम इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए और क्या ही होगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत ऐसी होगी, इसका अनुमान तो कई सारे फैंस लगा रहे थे, लेकिन इतनी शर्मनाक हार का सामना भारतीय क्रिकेट टीम को देखना पड़ेगा, ये वाकई में किसी ने भी नहीं सोचा था। कमी खली रोहित शर्मा की, कमी खली विराट कोहली के स्टाइल की, जिस तरीके से विराट कोहली टीम को एग्रेशन जो विराट कोहली का देखने को मिलता था। अब कुछ भी कह लीजिए, टीम इंडिया ये मुकाबला 5 विकेट से हार चुकी है। शुभमन गिल की कप्तानी की इससे खराब शुरुआत और क्या ही होगी। कोच गंभीर लगातार अपनी कोचिंग में असफलताएं लिखते जा रहे हैं। घर में न्यूजीलैंड से हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड दौरे की शुरुआत भी एज अ कोच गंभीर के लिए बहुत ही खराब रही है। अब इस हार के गुनहगार कौन है, इस हार के 5 कारण क्या हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वाकई में, क्या आपको भी लगता है कि 371 रन टीम इंडिया को डिफेंड करने चाहिए थे? अरे हार तो छोड़ दिए, कम से कम मुकाबला ड्रॉ ही करा देते। अगर टीम इंडिया के गेंदबाज ये मुकाबला ड्रॉ भी कराते तो भी शायद ये टीम इंडिया की जीत होती। लेकिन अब तो मुकाबला हाथ से निकल चुका है। भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है। अब इस हार का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा जो गुनहगार है, वो यशस्वी जायसवाल। पहली पारी में शानदार शतक लगाया, उनकी बल्लेबाजी की कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए थे। लेकिन पहली पारी में उन्होंने एज अ फील्डर 3 कैच छोड़े। उसके बाद जब दूसरी पारी आई, दूसरी पारी में उनके बल्ले से केवल 4 रन निकले, जहां पर टीम इंडिया को उनकी बैटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको पहली पारी में 6 रनों की, केवल 6 रनों की लीड मिली थी। जायसवाल को अपने मोमेंटम को जो पहली पारी में उन्होंने दिखाया था, सेकंड इनिंग में भी कैरी फॉरवर्ड करना था, लेकिन सस्ते में 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। पहली पारी में उन्होंने 3 कैच छोड़े थे। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है और एक बार फिर से कह रहा हूँ, पूरा क्रिकेट जगत कहता है कि कैचेस विन मैचेस, कैच पकड़ो मैच जीतो। लेकिन जायसवाल की थ्योरी कुछ और ही है। जायसवाल कहते हैं कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो, मैंने बल्ले से तो रन ही रहे हैं, अब कैच पकड़ू ना पकड़ू क्या फ़र्क पड़ता है। पहली पारी में 3 कैच छोड़े, दूसरी पारी में बहुत इंपॉर्टेंट बेन डकेट का कैच छोड़ा, जिन्होंने तेज करते हुए 149 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली। बेन डकेट का जब कैच छोड़ा था जायसवाल ने, उस समय वो 97 के स्कोर पर थे और उस कैच छोड़ने के बाद उनके बल्ले से 149 रन देखने को मिले। यानी कि दिखाता है कि बेन डकेट का कैच छोड़ना जायसवाल को और टीम इंडिया को कितना भारी पड़ा। दूसरी पारी में 4 रन और कुल मिलाकर 4 कैच जायसवाल ने छोड़े हैं। पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 1। जायसवाल को साइड कर देते हैं। अब हार का दूसरा गुनहगार मोहम्मद सिराज। विराट कोहली ने संन्यास के लिया, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद सिराज खेलना ही भूल गए। जी हाँ, मोहम्मद सिराज जो कि विराट कोहली के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो विराट कोहली की तारीफ करते नजर आते हैं, कोहली ये कोहली वो। भाई कोहली ने रिटायरमेंट क्या लिया, सिराज तो खेलना ही भूल गए हैं। इस मैच की दोनों पारियों में सिराज की काफ़ी खराब गेंदबाजी देखने को मिली। इंग्लिश बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ जमकर रन बटोरे। सिराज के परफॉर्मेंस की बात करें, पहली पारी में 27 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन जो बॉलिंग मशीन होती है ना, जिसमें से लगातार बस बॉल निकलती रहती है, सामने वाला बल्लेबाज बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, वैसा ही कुछ सिराज की गेंदबाजी में देखने को मिला। 27 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट जरूर है, लेकिन सिर्फ 2 विकेट है। और अगर आप रन देखेंगे, 122 रन मोहम्मद सिराज ने खर्च किए हैं। 2 विकेट लेना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रन लीक किए, वो टीम इंडिया के लिए हार का एक बड़ा कारण रहा। दूसरी पारी 14 ओवर में विकेट एक भी नहीं है, लेकिन अगर आप इनके रन देखेंगे तो उन्होंने 51 रन खर्च किए हैं। यानी कि दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज का जो इकॉनमी रेट था, वो टेस्ट क्रिकेट के 14 ओवर की गेंदबाजी में 3.5 के ऊपर देखने को मिला। इससे खराब परफॉर्मेंस और क्या ही होगा। वो सिराज जो कि टीम इंडिया के लिए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ पर काफ़ी लचर गेंदबाजी, उसके बाद इनकी वनडे टीम से छुट्टी हो जाती है, चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के जाने के बाद इनकी टेस्ट टीम से छुट्टी भी तय लग रही है। भाई इतना तो मुझे भी लग रहा है कि मोहम्मद सिराज ना खेलना भूल गए हैं। इस हार का तीसरा गुनहगार, सोशल मीडिया उठा लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, लगातार बात हो रही थी करुण नायर, करुण नायर, करुण नायर, करुण को खिलाओ, टीम इंडिया को फायदा मिलेगा, करुण नायर विराट कोहली को रिप्लेस करेंगे, इस मैच में खेलने का मौका मिलता है। 2017 के बाद, यानी कि 8 साल के बाद इनकी प्लेइंग 11 में वापसी होती है। पहली पारी में क्या करते हैं, 4 गेंदें खेलते हैं और बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा देते हैं। चलिए ठीक है, कई लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, प्रेशर था, इतने लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे थे, डक पर आउट हो गए, कोई बात नहीं, दूसरी पारी में उनका जलवा देखने को मिलेगा। हालांकि जब वो डक पर आउट हुए थे, तब तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत शतकीय पारी खेल चुके थे और मोमेंटम टीम इंडिया के पास था, यानी कि यहाँ से करुण नायर खुलकर बल्लेबाजी कर सकते थे। दूसरी पारी आती है। दूसरी पारी में करुण नायर ने 54 गेंदें खेली, 3 चौके लगाए, लेकिन डर डर के उनके बल्ले से केवल 20 रन निकले।
दूसरी पारी में भी ऐसे ही था। केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच 195 रनों की ऑलमोस्ट 200 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और टीम इंडिया की पूरी तरीके से मुकाबला गिरफ्त में था। यहाँ से करुण नायर खुलकर बैटिंग कर सकते थे, अपने कमबैक को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन डरे डरे सहमे सहमे ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं। कोई चाहता नहीं कि करुण नायर बल्लेबाजी करें, उनके फेस को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं था। 54 गेंदों में केवल 20 रन, फिर से अपना विकेट फेंककर चले गए। टीम इंडिया की हार का कहीं ना कहीं एक गुनहगार, एक कारण करुण नायर भी हैं। एक और कारण शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का इस मैच पे कमबैक हुआ। दिसंबर 2023 के बाद शार्दुल पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों में करीब 300 रन बनाए थे, उनके बल्ले से शतक भी देखने को मिला था। ठीक ठाक गेंदबाजी भी की थी। अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी नीतीश को बाहर बैठाया गया और शार्दुल ठाकुर का कमबैक हुआ। क्यों? ताकि वो टीम इंडिया की लोअर ऑर्डर में बैटिंग को मजबूती दें और अच्छी गेंदबाजी करें। दूसरी पारी में उनके खाते में 2 विकेट जरूर थे, लेकिन पहली पारी में 6 ओवर की गेंदबाजी, क्लूलेस गेंदबाजी, उनके खिलाफ रन भी पड़े और दोनों पारियों में शार्दुल अपने बल्ले से भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। पहली पारी में नहीं चले, दूसरी पारी में नहीं चले, दोनों पारी में वो सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। ये वाकई में शार्दुल ठाकुर के लिए शर्मनाक परफॉर्मेंस रहा। शार्दुल ने हाल ही में इंडिया और इंडिया ए के बीच खेले गए इंट्रा स्क्वाड मैच में शतक लगाया था, जिसके बिना पर उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला, लेकिन शार्दुल ने क्या किया, डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए। एक और कारण, ये कोई बल्लेबाज नहीं है या कोई गेंदबाज नहीं है। हम मानते हैं कि हार के कहीं ना कहीं गुनहगार कितने सारे होते हैं, लेकिन मैंने बल्लेबाजों की बात कर ली, खराब बॉलर्स की बात कर ली, जायसवाल की खराब फील्डिंग का ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन एक पूरी यूनिटी भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया की हार का कारण रही। पहली पारी जहां पर जायसवाल के बल्ले से 100 आया, शुभमन गिल ने शतक की पारी खेली, ऋषभ पंत ने शतक ठोका। यहाँ से टीम इंडिया को पहली पारी में कम से कम 500 या 550 रन बोर्ड पे लगाने चाहिए थे, लेकिन आखिरी के जो 7 विकेट थे वो 41 रनों के अंदर गिरे। यानी कि जहां पर आप 500 या 550 करीब 600 रन भी लगा सकते थे, मोमेंटम पूरी तरीके से अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते थे, वहां पर आपके लोअर ऑर्डर ने आपका धोखा दिया। दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए केएल राहुल का 100 आया, ऋषभ पंत का 100 आया, लेकिन आखिरी के जो 6 विकेट थे वो भारतीय टीम ने 31 के मामूली से स्कोर पर गंवाए। पहली पारी में 7 पर 41 और दूसरी पारी में 6 विकेट जो थे वो 31 के स्कोर पर गिरे। यानी कि पूरी बैटिंग यूनिट भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया की हार का कारण रही। और एक प्लेयर को तो मैं भूल ही गया, सर रविंद्र जडेजा, भारतीय टेस्ट टीम के इस टीम के सबसे सीनियर बल्लेबाज हैं, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी निराश देखने को मिला। जड्डू के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहली पारी एज अ बैटर केवल 11 रन और गेंदबाजी में 68 रन खर्च किए, विकेट एक भी नहीं था। दूसरी पारी 25 रन नाबाद रहे, लेकिन बतौर गेंदबाज उन्होंने 104 रन खर्च किए और केवल एक विकेट बेन स्टोक्स का विकेट इनके खाते में आया। खास बात यह रही कि 24 ओवर की गेंदबाजी में जड्डू ने 100 से अधिक रन लुटा दिए। इंग्लैंड का जो मैच विनिंग शॉट था वो जड्डू के ओवर की आखिरी गेंद पर ही आया था। यानी कि रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया के ऊपर बोझ बनते हुए नजर आए। इस बात में मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि आने वाले मैचेस में इनको बाहर बैठाओ, वॉशिंगटन सुंदर या फिर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में लेकर आओ। तो वही टीम इंडिया लीड्स टेस्ट 5 विकेट से हार चुकी है। क्या आप भी इन हार के कारण से जस्टिफाइड है? आपको भी लगता है कि टीम इंडिया की हार के ये 5 गुनहगारी थे, या फिर आपको लगता है कि मैंने किसी को मिस कर दिया है? कमेंट जरूर करें। साथ ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की हर एक अपडेट के लिए स्पोर्ट्स नाउ पर बने रहें।